और अब तो एचएसएससी ने या इनके मार्गदर्शन में ऐसा काम किया गया है जो अब तक हरियाणा सरकार ने या एचएसएससी ने नहीं किया था। आज पहली बार एचएसएससी का सिलेबस जारी हुआ है। अब तक कभी भी एग्जाम कैलेंडर पहले जारी नहीं किया गया था, एग्जाम कैलेंडर पहले जारी कर दिया है और 31,000 पदों पे भर्तियों का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। सर, एक तो हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के जितने बच्चे हैं आपको धन्यवाद करते हैं, मैं बार बार कमेंटों में देखता हूँ। और स्वागत है आपका नॉलेज टीवी देशिताओं पर। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी बच्चों का अभिवादन। सर कैसे हो? बहुत अच्छे। सर, अभी आपके पास भी कॉल वगैरह आती होगी धन्यवाद के लिए, तो हाँ, बहुत कैसा धन्यवाद। लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और हमने जो वर्षों से बच्चों की मांग थी कि कैलेंडर और सिलेबस आप एसएससी की तरह या दूसरी जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं उनकी तरह डिस्प्ले करें, पहले बताएं, तो हमने प्रयास करके ये काम किया है। और शायद इसी एक्सरसाइज में ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें होने में कुछ देरी हुई है। ओके जी। तो आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को ऐसे जो इस लाइन में हैं और फार्म भरने जा रहे हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि 16 तारीख से हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है। तो बच्चे अपना जो फार्म है वो फिलअप करने से पहले प्रयास करें कि वो खुद फार्म भरें। अगर उन्होंने साइबर कैफे वाले से भी फार्म भरवाना है तो उनकी उपस्थिति वहाँ साइबर कैफे के पास हो, वो खुद फार्म भरते टाइम उपस्थित रहें और गलतियां कम से कम करें। और सारी इंस्ट्रक्शंस हमने अखबार के माध्यम से, साइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सबको बता दी हैं। तो सारी इंस्ट्रक्शंस प्लीज आप केयरफुली भरें, क्योंकि अभी भी जो हमारी टीजीटी की भर्ती की एप्लीकेशन चल रही है उसमें बच्चे बार बार जो है गलती करते रहते हैं। और हमारे सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम गलती को सुधारें। तो हम करेक्शन का टाइम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें और फार्म अपना बिल्कुल बिल्कुल शांत मन से भरें। कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती उसको हाई कोर्ट तक ले जाती है और फिर हम वहाँ जवाब देते हैं। और हाई कोर्ट भी ये कहती है कि आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, तो आपने पहले फार्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए थी। तो आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से सभी ऐसे विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वो गलती कम से कम करें। यानी कि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती बिल्कुल है, भारी पड़ पता नहीं सकती कितने साल आपको चक्कर कटवा है। दे। बिल्कुल। कई बार तो हमने ये देखा कि उस बच्चे की 100% सिलेक्शन जोन में था वो, मगर उससे छोटी सी गलती होगी और वो सिलेक्शन जोन से बाहर निकल गया। ठीक है सर। सर, मेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग आपने करवा दी है लगभग। एक तो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। इसके अलावा जो मिस मैच का फंक्शन चल रहा है, अभी कुछ बच्चों की बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई, तो उनकी लिस्ट कब तक जारी होगी, कब तक उनको मौका दिया जाएगा जी? नहीं, हमने पहले एक लिस्ट 3087 की भेजी थी, उनकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है। और उसमें लगभग 300 बच्चे जो हैं वो अपसेंट हैं, जो ज्वाइनिंग करने के लिए किन्हीं कारणों से नहीं आए। दूसरी लिस्ट हमने 2046 की भेजी थी, उसकी बायोमेट्रिक हो चुकी थी। कंपनी ने रिपोर्ट हमारे को कल ही दी और कल ही हमारा सारा स्टाफ जो है वो इस काम पे लगा रहा कि इसमें कितने मिसमैच हैं, कितने अपसेंट हैं। और उसका पूरे का एनालिसिस करके रात 11 बजे हमने डीजीपी ऑफिस को लिस्ट भेज दी है। आपके माध्यम से मेरा ऐसे उन सभी बच्चों से जो दूसरी सूची में, जिन्होंने बायोमेट्रिक कराई है परसों में, तो वो हरियाणा पुलिस की साइट और हमारी साइट को देखते रहें। उनको आज या कल में ही कॉल आएगी, उनकी कल या परसों ज्वाइनिंग होगी। और रही तीसरी बात, जो 833 लोगों का हमारे पास डाटा जो है वो कहीं या तो मिसमैच है या वो अपसेंट है या वो कैप्चर नहीं हो पाए किसी वजह से। एक कंपनी जो जिन्होंने गुड़गांव में किया था, ज़्यादातर शिकायत ये है कि जो गुड़गांव में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका शायद डाटा कुछ मिसप्लेस है। उसका भी नोटिस हम आजकल में निकाल रहे हैं। उनको मधुबन या हरियाणा पुलिस पंचकुला या हम अपने ही ऑफिस में बुला के उनकी बायोमेट्रिक करके पुलिस को अगले दिन ही रिपोर्ट भेज देंगे। और ये जो तीसरी सूची के लिए जो बच्चे अधीर हो रहे हैं या उतावलापन दिखा रहे हैं, ये समस्या भी उनकी 1-2 दिन में ही हल हो जाएगी। आप पूरा प्रयासरत हो जिसके ऊपर। बिल्कुल प्रयासरत है। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो असली कैंडिडेट है, मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उसकी ज्वाइनिंग हर हालत में करवा के रहेंगे। दोबारा से कह रहा हूँ, हर हालत में करवा के रहेंगे। पूरे और जोश जो के साथ। फर्जी कैंडिडेट हैं उनको किसी भी कीमत पे बख्शेंगे नहीं, जो हमने बायोमेट्रिक ट्रेनिंग के दौरान भी करानी पड़ जाए। तो राजेश जी, ऐसे केस आए, परसों ही ऐसा केस आया कि एक बच्चा अपना अंगूठा कटवा के लेके आया, अच्छा। अंगूठा ही काट दिया कि ना तो अंगूठा लगेगा और ना मैच या मिसमैच होगा। देखो उस बच्चे ने कितनी गलती की। तो अंगूठा काटने से मैच या मिसमैच की तो उसकी समस्या हल हो गई, पर पुलिस के मेडिकल में बाहर हो गया, मेडिकल में अनफिट हो गया। मेडिकल में अनफिट हो गया। तो बच्चे ने गलती पे गलती कर दी और अपने एक शरीर का अंग भी काट लिया और उसके बाद भी पुलिस ने अनफिट कर दिया। तो इस तरह के बच्चों, इस तरह के प्रयास मत करो, मेहनत करो। 32,000 पोस्टें आपके सामने हैं और 5-6 हजार पोस्टें अगले ही हफ्ते में पुलिस की और आने वाली हैं। तो आप मेहनत कीजिए। सर, जैसे इस तरीके की जो गड़बड़ करते हैं, जैसे अंगूठा काट के लिया, तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करो उनकी वीडियो वगैरह बना के, ताकि और कैंडिडेट ऐसा ना करे आगे। कई बार या देखिए, कोई। ऐसा होता है इसमें कई बार, जब हमने वो पुलिस केस बढ़ गया, मतलब हाँ। एक तरह से वो
प्रीव्यू में पुलिस के आ गया, एचएसएससी का वहाँ कोई रोल ही नहीं रहता। तो जब वो एचएसएससी का रोल ही नहीं रहता तो हम वीडियो हम डाल लें या हम उस बात का शेयर करें, वहाँ उसकी कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि वो एक तरह से क्रिमिनल केस बन के पुलिस के मामला चला गया। ठीक है जी। और सर इसी के साथ फीमेल कांस्टेबल भी बार-बार आपके सामने गुहार लगा रही कि हमारा क्या गुनाह है? नहीं, फीमेल कांस्टेबल पे देखो अभी स्टे है और 24 अप्रैल उसमें डेट लगी हुई है। जज साहब तो मई की दे रहे थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट करके अप्रैल में उसको करवाई है। और शायद अब की बार हम एक्सपर्ट के माध्यम से जो जज साहब हैं उनको कन्विंस कराने में सफल होंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है। और ये जो मेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हुई है, एक ये भी पक्ष हो जाएगा कि जब मेल की होगी तो फीमेल की क्यों नहीं हो रही है, फार्मूला तो दोनों में एक ही था। तो इससे भी थोड़ा हमारे को बूम मिलेगा और शायद अच्छी खबर मिले अप्रैल में, जो हमारी बेटियां तो बहनें आप हैं। अपने लेवल पे काम कर रहे हो पूरा काम कर रहे हैं, हम भर्ती करने के लिए बैठे हैं। भर्ती पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोई हम ये थोड़ी चाहते हैं कि भर्ती ना हो। करोड़ों रुपए खर्च कर जब भर्ती ना हो तो ये तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। जितनी हम ज्यादा भर्ती करेंगे उतनी ही सरकार की एचएसएससी की वाहवाही होगी, खासकर मेरी होगी। तो मैं क्यों नहीं चाहता, बड़ाई और मिठाई किसको अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो चाहता हूँ भर्ती जल्दी से जल्दी हो। कुछ बच्चों के आरोप भी है जी आपके ऊपर जी कि अब 1 साल से बच्चे बैठे थे, अपना प्रयास कर रहे थे, कभी कहीं पे, हर वे नेता के पास भी जा रहे थे, एचएसएससी ऑफिस में भी जा रहे थे, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे थे, तब तक ज्वाइनिंग नहीं करी। अब इलेक्शन आ गए तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं पहले दिन से जो क्लियर था, और मैं एजी ऑफिस में और सरकार को ये बार बार बता रहा था कि फीमेल कांस्टेबल पे स्टे है, मेल पे कांस्टेबल पे तो स्टे ही नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वो सरकार या उसमें एजी ऑफिस इन्वॉल्व होता है। मैं पहले दिन से कह रहा था, हमारा पूरा आयोग कह रहा था कि ये फीमेल पे स्टे है, मेल पे है ही नहीं। और आप बार बार जो बात करते हो कि दोनों केस क्लब हो गए हैं, हाँ क्लब हो गए हैं, और उसमें स्टे कब दिया, दिया ही नहीं स्टे। और जब अब भी फीमेल पे स्टे लेने के लिए अपोजिशन पार्टी या अपोजिट काउंसलर गए, तो जज साहब ने खुद, जिसने स्टे दिया हुआ है फीमेल पे, उसने खुद कहा है दिखाइए कहाँ है स्टे मेल पे। ओके, तो मतलब इतनी स्ट्रांगली जज साहब ने खुद ही मानना है कि स्टे नहीं है। ठीक है जी। तो फीमेल कांस्टेबल ज्वाइनिंग जल्द हो जाएगी जी, बिल्कुल जल्दी होगी, काम कर रहे हो जी। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। ठीक है जी। सर हरियाणा पुलिस भर्ती की जो नई अभी 6000 वैकेंसी और भी आपने निकाल रखी है सीईटी के तहत, तो एग्जाम कैलेंडर में उनका जिक्र नहीं किया जी कुछ भी। बच्चे कह उनका रहे हैं कि नहीं, उनका राजेश इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास जो उनके रूल्स हैं भर्ती के, आर कहते हैं जिनको, रिक्रूटमेंट रूल्स, वो फाइनल होके नहीं आए हैं। वो होम सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गए हैं और शायद अगले हफ्ते तक वो आर जो रूल हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब की बार उन्होंने अपने जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती का क्राइटेरिया है, उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया है और परिवर्तित होकर वो अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएगा। और लगभग अगले 10-12-15 दिनों में हम पुलिस विभाग की तरफ से जो हमारे पास रिक्विजिशन आ रही है 5000 मेल और 1000 फीमेल कांस्टेबल के लिए, उसकी भी ऐड निकाल देंगे और साथ के साथ डेट भी बताएंगे कि हम इस तारीख को आपका एग्जाम लेंगे। ठीक है सर, यानी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है, बच्चे परेशान ना हो, आपको भी मौका दिया जाएगा पुलिस में लगने का। इसके साथ सर आपने टीजीटी की भर्ती निकाल रखी है 7500 पदों पे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन सर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे, लास्ट में जाके वो नॉट एलिजिबल कह रहा है, या 2015 के एस्टेट आपने वैलिड किए थे वो भी अभी तक नहीं शायद। नहीं, ये सारी समस्याएं हल हो गई हैं। कई बार समस्याएं क्या है, जो वर्किंग में टीचर है उसका एक्सपीरियंस को वो उठा नहीं रहा है। आज ही मैंने अभी बात की है कंपनी वाले से कि इस समस्या को भी देखो। जैसे ही कोई समस्या मेरे पास व्हाट्सएप पे आती है तो मैं कंपनी को फॉरवर्ड करता हूँ और वो उधर से उसका सोल्यूशन करते हैं। 2015 के जो एचटेट की बात है वो सोल्व हो गया मामला। कुछ जो था साइंस में कई ऑप्शन है कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और करके है, तो हाँ, कई क्वालिफिकेशन को सिस्टम उठा नहीं रहा था, वो उठा रहा है। और ऐसा नहीं है किसी को पार्टिकुलर एक दो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही होगी राजेश जी, वरना 35,000 फार्म क्यों भरे जाते। आज की डेट में 35,000 एप्लीकेशन हमारे को रिसीव हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि फार्म तो भरे जा रहे हैं। किसी इंडिविजुअल किसी कैंडिडेट को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को व्हाट्सअप करे और मैं व्हाट्सअप पे जो इसको सोल्व कर सकता है टेक्निकल पर्सन वहाँ, उसको उसका मोबाइल नंबर भेजूंगा और खुद भी फॉरवर्ड करूंगा उसको कि बच्चों को इस तरह की समस्याएं आ रही है। ठीक है सर। सर आपने और सारी भर्तियों का सिलेबस भी बता दिया, एग्जाम डेट भी बता दी, लेकिन टीजीटी भर्ती का ना सिलेबस बताया है, ना एग्जाम डेट जारी करी अभी तक। बहुत जल्दी इसी हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते का मतलब 1-2 दिन में ही हम सिलेबस भी और टेंटेटिव डेट भी जो है बच्चों को टीजीटी की बता रहे हैं। और मेरा बच्चों से सबसे प्रार्थना है कि हमारा प्रयास ये है कि जो सी क्लास के हमारे एग्जाम होंगे, टीजीटी का एग्जाम हम उससे भी पहले ले लें। तो ये मान के चलें आप अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के मिड में हम टीजीटी का एग्जाम लेने जा रहे हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में एग्जाम ले लेंगे, सिलेबस अभी तक बच्चों को मिला नहीं, क्या अब आप नया पैटर्न वहाँ पे सिलेबस नया डिसाइड कर दो। नहीं नहीं, ये मैं आपके माध्यम से भी और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि अब की बार जो टीजीटी का हम एग्जाम ले रहे हैं उसमें 70%, 60 से 70% हम सब्जेक्ट का ले रहे हैं और 30% में हम बाकी हरियाणा की जीके, 10 में कंप्यूटर
और जो अवेयरनेस हुआ है वो सिर्फ पार्ट 30% है। जैसे कोई हिंदी का किसी को टीचर लगना है तो हिंदी का लिटरेचर, हिंदी की व्याकरण, हिंदी के गद पद सद, ये सब ऑथर कौन है उसके, तो इसी से सिलेबस आपका 70% आने वाला है। ये बात मैं लगभग 6 महीने पहले कह चुका हूँ। हाँ, ये हमारा जो नोटिस है या सिलेबस अभी अथोराइज हमारी वेबसाइट पे नहीं आया, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। पर फिर भी आपके माध्यम से बच्चों कह रहे हैं कि जो सिलेबस है वो 70% उसी से संबंधित आएगा जिसका वो टीचर लगने जा रहा है। ठीक है जी। सर, टीजीटी भर्ती में यदि बच्चा 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है एक ही फॉर्म के अंदर? एक का क्यों, अगर वो 3 में 4 में है तो वो कर सकता है, एक ही फॉर्म में करेगा। और हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे, एक सब्जेक्ट का पेपर हम मॉर्निंग में, एक का इवनिंग में उसी स्थान पे लें। अगर बच्चे कोई कॉमन कैंडिडेट हैं और उनका आपस में कोई सब्जेक्ट क्लैश हो रहा है तो हम सब्जेक्ट को क्लैश नहीं होने देंगे, उसी सेंटर या उसी जिले में उसका अगला पेपर भी उसी दिन लेंगे। एक क्यों, 2 या 3 4 जितने में भी वो क्वालिफाई करता है तो वो कर सकता है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है जी आपका। दूसरा सर, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनमें कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, पोस्ट भी अप्लाई होती है, लेकिन वो एरर हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो क्या बच्चा नया फॉर्म भर सकता है? नहीं, बच्चों ने नया फार्म नहीं भरना है। हमारे आयोग ने कल ही फैसला लिया है कि हम जो सी क्लास के अगेंस्ट एप्लीकेशन लेंगे और जो टीजीटी की अभी हमारी चल रही है, हम बच्चों को 2 या 3 दिन का कोरेक्शन का या अपडेट का टाइम देंगे क्लोज डेट होने के बाद। तो वो अपना जो अपडेट करना है उसने या कोरेक्शन करनी है, उन 2-3 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोरेक्शन का या अपग्रेडेशन का जो वो खुलेगा सिस्टम तो उन्हीं दिनों में खुलेगा। अभी उसका खुल नहीं रहा है कोरेक्शन का। हाँ जी, अब तो एडिट नहीं हो रहा जी। जी जी। चलो ठीक है सर। जेबीटी भर्ती, जैसे मेवात कैडर की बता रहे थे जी कि 950 के आसपास वैकेंसी खाली पड़ी है और आपके पास एक बार आई भी थी, तो सर ऐसी कुछ उम्मीद है कि जेबीटी की भर्ती आने वाले दिनों जेबीटी में? मेवात के 2000 पद लगभग हमारे पास आए थे, और जब नए सिरे से हमने उनको वापस भेजा तो हमने कहा कि नए रूल के साथ और नए रिजर्वेशन के साथ भेजिए। तो उन्होंने टीजीटी के तो भेज दिए 7,500 पोस्टें, मगर जेबीटी के शिक्षा विभाग की तरफ से अभी हमारे पास ना कोई डिमांड या रिक्वेजिशन नहीं हुई। ठीक है सर। सर, सीईटी के अभी करेक्शन वाला पोर्टल चल रहा है, एक तो उस पर सभी को कराना जरूरी है या नहीं है, उसमें या जिसको अगर ज़्यादातर करें तो अच्छा। उसमें 2 ही ऑप्शन हैं कि उसने जो क्लेम किया है उसको वो वेरीफाई करे, और दूसरा अगर उसने गलत नंबर ले लिए हैं तो उनको विड्रॉल करे या फॉरगो करे, ताकि उसको समस्या पैदा ना हो। तो उस अभी हमने एक नोटिस निकाला हुआ है कि ईएसपी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों को तो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का स्टेटस चेंज होता रहता है। आज ईडब्ल्यूएस हूँ मैं, कल ना रहूं। हाँ। जिस दिन फार्म भरा था उस दिन मैं ईडब्ल्यूएस था, आज नहीं हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई है। तो उन दो के लिए तो कंपलसरी है, या शायद 3 ईएसपी के लिए भी है। ईएसएम और ईडब्ल्यूएस। हाँ, इन 2 का हमने नोटिस निकाला हुआ है। और अगर बच्चे दूसरे भी जिनका क्लेम किया हुआ है वो उसको किसी तरह से वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा क्लेम सही है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी कोई नहीं है, हम उसकी बात मान लेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे उसका जो है उसको अगर गलत है तो बाहर निकाल देंगे उसको। ठीक है सर। तो रिवाइज रिजल्ट भी जारी होता होगा फिर तो जी? रिवाइज कुछ रिजल्ट बच्चों का भी अपडेट रिजल्ट होगा जी? होगा। जैसे ये क्लेम और जो डिस्क्लेम है वापसी का, ये सारा अपडेट हो जाता है हमारा डेट के बाद, तो हम ये सारा स्टेटस एनटीए के पास भेजेंगे और एनटीए से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर, नया स्टेटस हमारा ये है, अब बच्चों के रिटर्न के साथ जोड़ के नया स्कोर के साथ रिवाइज रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे डालिए, तो वो रिवाइज होगा रिजल्ट मतलब। ठीक है। एक बार आपने ये भी कहा था कि हम रैंकिंग दिखाएंगे बच्चे की, तो क्या अब रैंकिंग दिखाने के ऊपर भी काम करोगे? रैंकिंग तो जब हम 4 टाइम के लिए कॉल करेंगे उसी टाइम बताएंगे उसको कि रैंकिंग, आपकी रैंकिंग क्या है। अच्छा जी। एक रिवाइज आंसर की हुई या नहीं हुई, वो भी अभी तक बच्चों को नहीं पता जी, ये ऑब्जेक्शन मांगे हमने थे आपने। एनटीए से रिक्वेस्ट की है कि आप रिवाइज आंसर की डालिए, और जो फाइनल रिजल्ट आपने कौन सी आंसर की के आधार पे दिया है ये आप डिस्प्ले कीजिए। तो ये एनटीए का काम है। हम दोबारा आप रिमाइंडर भेज के उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जाम होने से पहले ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दें, वरना इस तरह के केस कोर्ट में जाते हैं कि क्या कौन सी आंसर की से हाँ, हमारा फाइनल रिजल्ट रिजल्ट बनाया था। बच्चे इस बात को लेकर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फाइनल आंसर की डिस्प्ले करें। ठीक है जी। सर, अभी 4 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो भर्तियों के एग्जाम होंगे, तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कि मैं 4 गुना में हूँ या ना हूँ? मैं तैयारी करूँ इस पोस्ट की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे एलिजिबल तो आप अप्लाई तो सभी करवाओगे जिसने 50% और 40% नंबर ले लिए, क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बच्चों को नहीं पता ना कि भाई मैं एग्जाम दे पाऊंगा ना दे पाऊंगा। हम जो हमारी डेट, क्लोजिंग डेट है, हम प्रयास करेंगे उसके बाद कि एक से अधिक पोस्टों पे कितने बच्चों ने भरा है और कितने बच्चे एक से अधिक पोस्टों पे एलिजिबल है। तो हमारा प्रयास होगा कि हम कट ऑफ बताएं कि कॉमन टेस्ट की कट ऑफ ये है और टेक्निकल पोस्टों की कट ऑफ ये है, तो बच्चों के ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि मैं 4 टाइम में हूँ भी या नहीं। ये एक्सरसाइज हम एग्जाम की डेट से 15 दिन पहले और कट ऑफ के डेट के
1 हफ्ते के अंदर ये एक्सरसाइज हम करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों की ये शिकायत आ रही है, जैसे मैं भाई बैंगलोर से नौकरी छोड़ के आया हूँ, 2 महीने में पढ़ूंगा, मेरे को लास्ट में पता चलेगा एग्जाम, एडमिट एडमिट कार्ड तो 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आएंगे जी। उस टाइम तक तो जो समय है वो निकल चुका होगा, चाहे वो तो यूजफुल रहेगा नहीं, उसके वो लिए या वो खराब हो जाएगा। जिस पोस्ट को वो इजीली समझता है और ये सोचता है कि इसमें मैं मास्टर हूँ, इसकी मेरी पूरी तैयारी है, उसकी पूरी तैयारी करे वो। हमारे सामने तो कॉमन टेस्ट है। अब हम 386 कैटेगरी के, हमारे पास 32,000 पोस्टें हैं, 386 कैटेगरी के हम अगर एग्जाम लेने लगे तो 5 साल भी नहीं होते। तो ये तो बच्चों की डिमांड पे भी, सरकार के सुझाव पे भी, और हमारे आयोग ने फैसला लिया है कि हम 58 कॉमन ग्रुप बनाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया है। और जब कोई पॉलिसी हम अडोप्ट करते हैं उसमें कुछ लोगों को सुविधा भी होती है, कुछ को असुविधा भी होती है। हर बिल्कुल सर, सुविधा और असुविधा को ध्यान में रखते हुए करें तो ये काम सिरे नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल सर, ये चीज आपने स्टेप अच्छा लिया कि कॉमन बना दिया, आपने ग्रुप से ले लिया। अब आप कितने 58 ग्रुप है ना सर, जी, 57 58। ग्रुप, उतने एग्जाम लेने वाले हैं। लेकिन सर यदि आप ऐसा कर दो कि फॉर्म अप्लाई करवा लिए, उसके 2-4 दिन बाद आप लिस्ट दिखा दो कि इस पोस्ट के लिए ये बच्चे एलिजिबल है, ये क्या, प्रयास करेंगे। आपका अच्छा ताकि सुझाव, बच्चे उसके हिसाब से तैयारी कर पाए। आपका सुझाव अच्छा है, बच्चों का भी कहीं का क्वेश्चन है ये, इसके लिए प्रयास करेंगे। और सर आपने डाटा दिया कि 3,57,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 38 नंबर से ज्यादा नंबर लिए हैं, और इतने ही लोग अप्लाई कर पाएंगे आगे। लेकिन सर उसमें आपने एक चीज ध्यान नहीं दी होगी, या हो सकता है कुछ और विषय उसका, जनरल के लिए 50% नंबर लेना जरूरी है, लेकिन आपने जो डाटा दिया है 3.5 लाख बच्चों का, उसमें तो आपने 40% के हिसाब से दिखा रखा है, ठीक नहीं, है। हमने सबका उठा लिया ना। हमने एक हाथ, हमारे पास 3,57,000 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं या एलिजिबल हुए हैं। वो जो हमारा क्राइटेरिया था, रिजर्वेशन कैटेगरी का 38 नंबर, और जो जनरल कैटेगरी का था वो 47.5 था। तो हमने तो एक काउंट 38 के ऊपर का उठा लिया कि हमारे पास सभी कैटेगरियों में ये लोग 3,57,000 एलिजिबल हैं। और मैंने तो इससे आगे भी पूरा कैलेंडर दिया कि जनरल में कितने क्वालिफाई हैं, BC SC और रिजर्वेशन वालों में कितने हैं, ESP में कितने हैं, तो पूरी लिस्ट भी दी है मैंने साथ साथ। तो उसमें सर जनरल के भी आपने 38 नंबर से ऊपर वाले दिखा रखे, ना कि 49 या 47। जनरल के नहीं दिखाए, वो हमने कुल पास आउट दिखाए हैं। उसमें SC BC या रिजर्व कैटेगरी भी इंक्लूड है और जनरल भी इंक्लूड है। उसके अलावा हमने एक टेबल और दी है, शायद आपने देखी होगी, वो जनरल में कितने पास, SC में कितने पास, वो भी अलग से दी है। ठीक है जी सर, अभी एक्सपीरियंस के ऊपर 2-4 सवाल आ रहे हैं। एक्सपीरियंस एक तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए वैलिड होता है, अभी TGT की भर्ती है उसमें एज के लिए भी वैलिड है जी वो। तो कौन से एक्सपीरियंस से एज में छूट मिलती है, कौन से एक्सपीरियंस को सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए वैलिड माना जाएगा? एक्सपीरियंस जो है सोशो इकोनॉमिक का, वो तो जो उसकी सिमिलर पोस्ट के लिए ही माना जाएगा। अगर कोई TGT के लिए भर रहा है तो TGT के जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहा है उसी में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो कहे कि मैं तो क्लर्क लग रहा हूँ इतने साल से स्कूल में, तो क्लर्क का थोड़ी मानेंगे, TGT का ही मानेंगे, मतलब सेम पोस्ट का मानेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होना चाहिए, वो प्राइवेट का भी चलेगा जी, वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में है तो हमने उसके लिए कहा है कि डायरेक्टर एजुकेशन के साइन हो कि आपका स्कूल जो है वो एफिलेटेड है या नहीं। अगर वो प्राइवेट का भी चलेगा, अगर एफिलेटेड है और डायरेक्टर एजुकेशन के उसके सिग्नेचर है, काउंटर साइन है। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नंबर मिल जाएंगे जी जी, उसमें? मिल जाए। चलो ठीक है जी। सर CET का फॉर्म आज से जैसे 2 साल पहले भरा था, उस टाइम पे इनकम 1,80,000 फैमिली आईडी में लिखी थी, लेकिन अब यदि देखते हैं तो वो इनकम किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख ऑटोमेटिक हो रखी है। यही तो अपडेट करने के लिए पोर्टल खोला हुआ है कि आपने जो क्लेम किया था उसको वेरीफाई करो, आज की डेट में आपकी स्थिति क्या है। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे लाइन लिखी है कि जो फॉर्म भरने की डेट है उससे पिछला साल क्या थी आपकी स्थिति, वो पूछ नहीं, रखी है, हमने उसकी जो फाइनेंशियल ईयर जो पिछला निकाली भरना थी जुलाई की 13 या कौन है, 10 डेट है, जुलाई 2022। 10-22 की, उस तक का जो स्टेटस है वो हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारी क्लोज डेट वो थी। तो आज की इनकम काउंट नहीं करोगे आप, नहीं, आज की नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसकी आज बढ़ गई इनकम है, उसमें 4 लाख दिखा आज रही है, अगर लेकिन उसकी बढ़ गई है तो उसको नॉट एलिजिबल नहीं करेंगे। वो वैलिड है जी, वो हाँ 10 जी, जुलाई 2022 के जी हिसाब से जी आप जी। उसको जब हम देखोगे। फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो हम उसी डेट का स्टेटस देखेंगे उसका। ठीक है जी। और मैरिड लड़की को फादरलेस के नंबर मिलते हैं नहीं मिलते जी? मिलते हैं, फादरलेस के मिलते हैं, नॉन जॉब के नहीं मिलते। अगर उसके ससुराल में कोई सर्विस में है, जो बताया गया है कि सास ससुर, उस स्पाउस मतलब पति पत्नी से में से, या अनमैरिड बच्चे या अनमैरिड देवर, तो अगर उसमें नॉन जॉब के नहीं मिलेंगे, फादरलेस के मिलेंगे। फादरलेस के पीछे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सरकार की मंशा ये है कि वो बच्चा जब पढ़ रहा था हम्म उसको अच्छा अचीव करने के उसके पास चांस थे, तो उसके फादर नहीं रहे थे, हम्म। तो उसके घर में अर्ली जो अर्निंग हेड था वो नहीं रहा था, तो उसने सफर किया है इसके लिए, उसकी एजुकेशन ठीक नहीं हो पाई, उसको ऐसी स्थितियां नहीं मिल पाई, तो फादरलेस के नंबर उस धारणा को देख के दिए जाते हैं। मैरिड लड़की को मिल जाएंगे। मिल जाए। सर फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की 2063 वैकेंसी आई हुई है, इसमें कुछ बच्चों को डाउट ये है कि इसमें जो फायर फाइटिंग का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है वो हरियाणा से चलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट का चलेगा, या प्राइवेट सेंटर का चल जाएगा, या फिर नागपुर में एक सेंटर है जी, नहीं, वहां का उसमें जो वैलिडिटी? हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट या
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ जी। से एफिलेटेड है जो इंस्टीट्यूट, उसका चलेगा। यदि किसी ने इसी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो वो वैलिड बिल्कुल चलेगा। वैलिड है, अगर कोई आईटीआई इस तरह के कोर्स कराती है तो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी आजकल फर्जी डिप्लोमे भी बिक रहे हैं जी, तो फर्जी डिप्लोमा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी निकल आएंगे। और हमने अब की बार तो बड़ी सख्ती से जो डिपार्टमेंट में जिसकी सिलेक्शन होती है उस डिपार्टमेंट को ये कहा हुआ है कि आप ज्वाइनिंग सिर्फ इनकी सब्जेक्ट टू करके करिए, और सभी डॉक्यूमेंट जो इसने दिए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराइए, जिस इंस्टीट्यूट से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस संस्था से किया है। अगर वहां से ये आता है कि ये डुप्लीकेट है या ये यूनिवर्सिटी फेक है तो उनको सिलेक्शन के बाद भी बाहर निकलेंगे। ऐसा बच्चे प्रयास बिल्कुल ना करें। ये हमारे संज्ञान में आया है कि टेक्निकल पोस्टों के लिए डिप्लोमे या सर्टिफिकेट बड़ी मात्रा में खरीदे जा रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन होगी, बिल्कुल 100% होगी। यानी कि कोई भी फर्जी कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं ले बिल्कुल पाएगा। नहीं सिलेक्शन ले पाएगा। सिलेक्शन के चाहे 1 साल बाद बाहर निकालना हो, 6 महीने बाद निकालना हो, जो फर्जी है उसको नहीं रहने देंगे डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। सर सीईटी का फॉर्म भरा था बीसीए कैटेगरी से, उसके नंबर आ गए 70, यानी कि वो जनरल में भी क्वालिफाई है उसका सीईटी और बीसीए में भी है। अभी कुछ पोस्ट ऐसी है उसमें बीसीए की वैकेंसी नहीं है, तो क्या वो बच्चा जनरल में अप्लाई कर पाएगा उस पोस्ट के लिए? जनरल में अप्लाई नहीं कर पाता हो, मगर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में उसके नंबर इतने आ जाते हैं कि जनरल की कट ऑफ से ऊपर हैं, तो जो बीसीए हो वो जनरल की कट ऑफ में अगर है तो उसकी सिलेक्शन जनरल में होगी। यानी कि अभी अप्लाई तो उसको बीसीए में करना बीसीए पड़ेगा, में ही करना पड़ेगा, वो अपने नंबर लेके फिर जा नंबर सकता है। लेके वो जनरल में जा सकता है। ठीक है जी। और कुछ इसी कंडीशन में ईडब्ल्यूएस का मैटर है सर, वो 2022 में तो ईडब्ल्यूएस के लिए काबिल था, लेकिन अब सीईटी मेंस की भर्ती महीने 2 महीने में फॉर्म भरे जाएंगे, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं बन सकता उसका, फिर वो आगे कैसे अप्लाई करेगा जब उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है? 2022 का कहा है ना, 10 जुलाई या 13 जुलाई जितने जो डेट है उसका क्या स्टेटस था वो देखेंगे। वो तो अब तक रिजल्ट निकालने के लिए था जी, लेकिन अब जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पे तो उसका वैलिड डॉक्यूमेंट मांगोगे आप कि वैलिड आज, डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो देखेंगे सीटी का स्टेटस क्या था उसकी। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सीटी अब से नहीं तो बना। क्वालिफाई हुआ है ना वो। अच्छा जी। और सीईटी का फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भर दिया जी, अब स्पोर्ट्स की एक भी वैकेंसी नहीं है 31,000 में, तो वे बच्चे क्या करेंगे जब? सीटी में कुछ बच्चे पास हुए हैं जो ईएसपी के थे, हाँ। उनके लिए स्पेशल ड्राइव की भर्ती आ रही है अगले हफ्ते। अच्छा, 4 इनसे अलग डिपार्टमेंटों की, और इनसे वैकेंसी निकल अलग, सकती है जो? हाँ इनसे अलग आएगी। और हम सरकार से ये पूछ रहे हैं कि जब हम टेस्ट लेंगे उनका टेस्ट इनके साथ लें या उनका एग्जाम अलग से लें। अभी सरकार ने ये क्लियर करना है। कुछ डिपार्टमेंटों ने तो हमारे पास रिक्वेजिशन भेज भी दी थी, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तो हमने ये कहा है कि हम उनके ऊपर सीटी लागू करेंगे या ये भर्ती सीटी से एग्जेम्प्ट होगी। ये 2 बातें हमारे को बताओ, और ये भर्ती अलग से करें हम इसके स्पेशल ड्राइव में, या सीटी के जो अन्य कैंडिडेट हैं, मेन कैंडिडेट हैं, उनके साथ करें। ये 2 चीजें 2-4 दिन में सरकार की तरफ से क्लियर होकर आ जाएंगी। मगर जो ईएसपी की जो भर्ती का वो डिमांड है वो अगले हफ्ते तक आ रही है कि चारों डिपार्टमेंट ने अपने जो है रिक्वेजिशन सरकार के पास अब भेज दी। स्पोर्ट्स की वैकेंसी केवल इन 4 जो अभी डिसाइड करे थे अभी तक तो यही है, उन्हीं में आगे की जाएगी। सरकार क्या निर्णय लेती है वो अलग बात है। ठीक है, तो अब इन वैकेंसी में जो अभी नॉर्मल आई हुई इनमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चे? नहीं कर पाते क्योंकि इनमें सीट ही नहीं है। अगर वो भरना चाहे तो जनरल में अप्लाई करे। तो जनरल में अप्लाई कैसे करेगा जी? आप कह रहे हो कैटेगरी उसको चेंज नहीं कर सकता? अगर उसके जनरल से ऊपर ज्यादा नंबर हैं और वो एएसपी की पोस्ट ही नहीं है तो हम उसके उसी अधिकार से थोड़ी छीन सकते हैं उसको कि वो अप्लाई ही ना करे। तो अप्लाई कर अभी सकता है मैंने वो। सवाल आपसे पहले पूछा जी बीसीए वाला, बीसीए की वैकेंसी बीसीए जी? की अलग चीज है, ईएसपी का अलग है। ठीक है जी। अभी एक पीछे कोर्ट केस का ही मामला था जी, ऐसे योग्यता सर्टिफिकेट में कि यदि बच्चे ने जनरल की रेस को क्वालिफाई कर लिया है तो आगे वो भर्तियों में चेंज कर सकता है जी अपनी कैटेगरी, अप्लाई कर सकता है जनरल के लिए भी। कोर्ट ने डिसीजन दिया ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है वाले तो स्टडी करेंगे इस चीज में। में। और ग्रुप डी में स्पोर्ट्स की वैकेंसी होगी जी कुछ? क्योंकि ग्रुप डी में तो भी बोला नहीं, होगा ग्रुप डी में तो 10। बाहर की ही नहीं, ग्रुप डी में होगी 3% जो है। ठीक है जी। ये सिर्फ सी में की है, डी में तो रहेगी स्पोर्ट्स ठीक है। पर्सन। हरियाणा पुलिस का तो सर नोटिफिकेशन आप अलग निकालोगे? बिल्कुल नया इसके अलावा नोटिफिकेशन कुछ नई ऐड, क्योंकि उसका क्राइटेरिया चेंज बाकी होगा? पोस्टों से कुछ अलग है। उसमें पीएसटी पीएमटी भी है, तो इसलिए उसकी ऐड अलग से ही आ रही है। अभी और सीईटी अभी जो में 58 ग्रुप है, शायद 59 पुलिस का अलग से ग्रुप होगा। ठीक है सर, इनके अलावा जो 31,000 पोस्ट निकाली हुई है इनमें कुछ ऐसी वैकेंसी जिसमें फिजिकल की मांग कर रखी है, जैसे फॉरेस्टर की वैकेंसी है, उसमें आपकी रेस भी है और फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांग रखा है, तो उनमें फिजिकल पहले होगा या फिर रिटर्न के बाद होगा? अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही एक नोटिस निकाल के हम पूरा जो क्राइटेरिया है वो बताएंगे और सीक्वेंस बताएंगे कि हम पहले क्या करने जा रहे हैं। स्किल टेस्ट लेने जा रहे हैं, पीएमटी पीएसटी करने जा रहे हैं, जैसे प्रिजन के वार्डन है, रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, गार्ड है, इस तरह की पोस्टें हैं जिसमें क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेजरमेंट भी है और वॉकिंग या रेस भी है। तो उन पोस्टों को अलग करके प्रयास करेंगे कि स्किल टेस्ट हम उनका पहले लें और रिटन टेस्ट बाद में लें। ठीक है सर। सर जैसे एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसी है, बता रहे हैं कि 8 साल से नहीं निकाली,
इसके अलावा वाटर पंप ऑपरेटर की भर्ती थी, वो इस बार एडवर्टाइजमेंट में आपने नहीं दिखा रखी। पाइप फिटर की कुछ वैकेंसी थी, ये नहीं दिखा रखी जी। तो ये आगे आने की उम्मीद है डिपार्टमेंट से, या कुछ और दिक्कत चल रही है जिन वैकेंसियों के साथ? देखिए राजेश जी, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। जो वैकेंसी सरकार या डिपार्टमेंट हमारे पास भेजता है, हम उसकी भर्ती करते हैं या भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऐसी बहुत 3,000 पोस्टें लगभग ऐसी हैं जो हमने डिपार्टमेंटों को, जो सारी वैकेंसियां 32,000 हमने वापस करके रूल चेंज करने के लिए दी थी, या सोशो इकोनॉमिक नए सिरे से जो सोशो इकोनॉमिक का मेथड आया है उसके हिसाब से करने के लिए हमने लगभग सारी पोस्टें वापस कर दी थी। और उनमें से 3,000 पोस्टें ऐसी हैं जिसमें MPHW या जो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं आप, और भी बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं, लगभग 12-13 कैटेगरी ऐसी हैं, और कुल 3,000 पोस्टें ऐसी हैं जो दोबारा से सरकार या डिपार्टमेंट ने हमारे पास नहीं भेजी। तो हमारे पास तो जो डिपार्टमेंट या सरकार रिक्विजिशन भेजता है, हम तो उसकी भर्ती करते हैं। हम पोस्टों को क्रिएट थोड़ी करते हैं कि तो कौन सी भर्ती होगी, नहीं, ये तो सरकार का या डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है जी। तो आईटीआई की कुछ पोस्ट निकली हो, जैसे एएलएम की है, एसए की है जी। किसी बच्चे के पास आईटीआई ना हो लेकिन इसी ट्रेड में हायर क्वालिफिकेशन हो, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, तो क्या वो बच्चा एलिजिबल है? एलिजिबल है। ये बहुत बहस का विषय पीछे भी बना, और आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा में 2 ग्रुप बन गए थे, एक हायर क्वालिफिकेशन वाला और जो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा वाला। तो ये क्लियर है, CS जो चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शंस है कि आप हायर क्वालिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो उसकी बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर उससे ज्यादा पढ़ा हुआ है वो, उसको पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा है या उसी स्ट्रीम से उसकी बीटेक है, तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो एलिजिबल है। ठीक है जी। इस बार आपने वो परसेंटेज की कंडीशन भी लगा दीजिए कि आपको, आपने जो इलेक्ट्रीशियन कोर्स किया उसमें 50% या 60% नंबर होने जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अगले टेस्ट में ये कहा है कि जनरल को 50 और रिजर्व कैटेगरी को 40% नंबर लेने हैं। डिप्लोमे में परसेंटेज की तो कोई शर्त नहीं है जी ऐसा। तो डिपार्टमेंट ने भेजी होगी। हाँ, तो डिपार्टमेंट ने, कई डिपार्टमेंटों ने अकाउंटेंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे को तो MCOM में जो 60% से ऊपर है वो चाहिए। वो तो डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, हमारा थोड़ी है। ठीक है जी। और जो अभी आप बात कर रहे थे सीईटी मेंस में 50% व 40% की नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, जरूरी है, तभी आप फाइनल में जा पाओगे। बिल्कुल। तो सर बच्चे कह रहे हैं कि आपने करीम तो पहले निकाल ली, अब और क्या बच्चे की जान लोगे? बोल रहे हैं कि जब 7 लाख बच्चों में से 3.5 लाख बच्चे निकाल दिए, उनमें से एएलएम के लिए हो सकता है 5,000 बच्चे हो, और क्या करीम निकालोगे जी? चलो, हम बच्चों के साथ हैं और कुछ बातें बताने के नहीं होते, तो हम ज्यादातर बच्चों को ये सोचेंगे कि उनकी सिलेक्शन हो, कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे कि इस 50 और 40% की वजह से ज्यादा बच्चे ना रहें, कोई ऐसा तरीका निकालेंगे। एचएससी का जो पेपर का लेवल है जी, वो यूपीएससी से भी ऊपर है। चलो, हम कह नहीं सकते उसको, बच्चे कह रहे हैं कि हम यूपीएससी क्रैक कर देंगे, देखेंगे जो हमारे प्रिंटर है या एक्सपर्ट है या एग्जामिनर है, हम उसको कुछ हिदायतें देंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। ठीक है जी। सर सीईटी मेन फॉर्म में आप ग्रुप वाइज बुलाओगे, या जो कैटेगरी बना रखी है आपने 360-70 के आसपास, उनके हिसाब से 4 गुना बुलाओगे, या फिर जो बच्चे की कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, पोस्ट के 4 गुना बुलाओगे जी? ये क्वेश्चन विचारणीय है, और हमने इस पर अभी तक विचार नहीं किया कि हम ग्रुप के 4 टाइम बुलाएं या उसकी कैटेगरी के 4 टाइम बुलाएं। इसके ऊपर विचार करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और ये 1-2 दिन में ही हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम अपने आयोग की मीटिंग बुला के और एक्सपर्ट की मीटिंग बुला के इस बात को निर्धारित करें कि इसमें हम क्या फार्मूला अपनाएं। आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने एक ऐसी हिडन बात हमारे को बताई कि आप कैटेगरी का 4 टाइम करेंगे या ग्रुप का करेंगे। धन्यवाद की तो कोई बात, मुझे लाशी पे दिया बजा। अच्छा, जैसे सर 31,000 वैकेंसी भी निकाल रखी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट इसका 4 गुना, भाई 1.25 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, या ऐसा ही है या कुछ और? नहीं, अभी तक पोस्टों का 4 टाइम, अभी तक तो पोस्ट का 4 टाइम है ना। अब आपने पोस्ट का ग्रुप में 2 में बांट दिया, बात अलग अलग ये विचार नहीं, दिक्कत होगी जिसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात हाँ, नहीं, जो कैंडिडेट के हित में जो निर्णय होगा वो करें। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस तो ठीक है, एचएससी चेयरमैन साहब ने दे दिया, धन्यवाद है उनका, लेकिन वो सिलेबस ऐसा दे दिया कि हम लगातार 6 महीने 1 साल भी पढ़े तो भी वो कवर नहीं हो सकता, इतना वाइड सिलेबस है। कोई वाइड नहीं है। जो जैसे TGT का आप देख रहे हैं, या किस चीज का आप देख रहे हैं, जेई का देख रहे हैं, स्टाफ नर्स का देख रहे हैं, वो 70% वो है जो पढ़ के आया है। वो सिर्फ उसने जो पढ़ा था वो किताबें उठानी है। आपकी कोचिंग को भूल जाए, अब वो जो पढ़ा था उसने सिलेबस अपनी क्लास में, उसको उठाए एक बार, कॉमन वाला, और उसका फायदा उसको ये होगा, अगर सिलेक्शन भी नहीं हो रही है तो वो अपडेट हो जाएगा। प्राइवेट फैक्ट्रियों में उसमें भी उसको काम मिल सकता है, स्पेसिफिक में तो उसको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, जो आपको चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, वो चीज उसको नॉलेज होगी। और ये आपके माध्यम से कैंडिडेट की मांग थी ये कि मैंने लगना स्टाफ नर्स है, आप पूछ रहे ढाका कहाँ की राजधानी है, मेरे से पूछो ना मरीज को कैसे ट्रीट करना है। अभी जब आपने सिलेबस रिलीज किया तो हरियाणा में किसी भी टीचर ने वो सिलेबस एक्सप्लेन भी नहीं किया। नहीं, आपने किया। चलो, लेकिन अच्छा स्टेप है जी। अब नहीं तो भाई 2 महीने बाद कवर हो जाएगा, लेकिन स्टेप अच्छा है, अब बच्चों को ये चीज मिल गई। नहीं, आपने जो सिलेबस डाला, आपका फोन आया कि ये ठीक नहीं है,
पर बाद में आपने तुरंत ये मान लिया कि मैंने अब उसको बड़े ध्यान से पढ़ा है, और आपके एक साथी ने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने आपकी वीडियो हाँ देखी, जी, वो सिर्फ बहुत अच्छे ढंग से किया। यही जरूरत थी बच्चों को एक्सप्लेन वो करने अब तक किसी और ने नहीं किया जी आपने। की। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। चलो, बच्चों की भी दुविधा उससे कुछ हटी हुई, हम्म, और कुछ चीजें हमारी भी जानकारी में आई। बिल्कुल जी। और आपने जो कॉमन वाली वैकेंसी है 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली, उसमें हरियाणा जीके को वैल्यू दे दी दोबारा से, वो भी एक अच्छा स्टेप है जी। लेकिन कुछ बच्चों की एक और डिमांड है जी, जो स्पेशल टेक्निकल वाली जॉब है उनमें भी हरियाणा जीके थोड़ी एक्स्ट्रा करनी चाहिए सर को, ताकि हरियाणा के बच्चे को वेटेज मिले। नहीं, हमारा उन चीजों में जो टेक्निकल है, उनमें प्रयास ये है कि बच्चा जो उसकी ट्रेड है, जिस पोस्ट पे वो जा रहा है, उस चीज का वो मास्टर हो। बाकी उसने कुछ जनरल नॉलेज चाहे कम भी हो उसकी, तो हम जो उससे काम करा रहे हैं, कम से कम उसमें तो मास्टर हो ना वो। नहीं, वो तो 70% में बहुत अच्छा स्टेप है जी। जो अभी 20% में आपने दे दिया जी, भाई हम इंडिया के भी पूछ सकते हैं, हम मैथ के पूछ सकते हैं, रीजनिंग के पूछ सकते हैं, वहां पे हरियाणा जीके को आप थोड़ी वेटेज दे सकते थे, जैसे आपने कॉमन वाले में दिया। चलो, इस पर बाद में विचार चेंजमेंट विचार किया, करेंगे, वो और जो अच्छा। पेपर सेटर है उससे कहेंगे कि हरियाणा बिल्कुल, मतलब को आपको थोड़ी अप्रिशिएट प्रेफरेंस किया जी इस दें। काम को कि तुरंत आपने एक्शन लिया उस चीज के ऊपर। और सर हरियाणा पुलिस के जो फीमेल कैंडिडेट है जी, जो पहले नाम आ गया था लिस्ट में, क्या अब वो सीईटी मेंस में 9 जॉब के नंबर ले सकती है जी? क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो भी और जरूरी नहीं क्या पता उनका नाम लिस्ट से हट जाए, ले सकते हैं अभी तक, क्या पता रिजल्ट रिवाइज हो जाए जब उस तक में। ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक ले सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बार बार सवाल आ रहे थे जी। सीईटी मेंस का आपने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जी, अनेक प्रकार के ग्रुप्स का, क्या इनका रिजल्ट भी इकट्ठा ही आएगा? ये अभी गर्व की बात है कि हम कौन सी पोस्ट का रिजल्ट पहले दें, कौन सी का बाद में दें, या मैक्सिमम रिजल्ट हम एक ही दिन दें। अभी ये विचार करेंगे इसी से। डीवी में कितना गुना लोगों को बुलाया जाएगा जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? जो भी पास होंगे, अच्छा, इसमें अब वो गुणा वाली कंडीशन हट कोई जाएंगे गुणा कि वाली कंडीशन जितने? नहीं है। जितने हमने 4 गुणा बुलाए, तो 4 गुणा को ही डीबी पे बुला लेंगे। अगर 4 गुणा नहीं हो रहे हैं, जितने गुणा हो रहे हैं या वन टाइम में हो रहे हैं, उनको बुलाएंगे। यानी कि वो 50 और 40 वाली कंडीशन पूरा कर दे, वो हाँ, एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर वीएलडी की पोस्ट बाकी स्टेट में सीईटी से 12 है, अपने वाले में अंदर है, वीएलडी की पोस्ट खाली भी रहती है जी। और इस बार भी बता रहे हैं कि वीएलडी वाले बच्चे बहुत कम है, पोस्ट ज्यादा है, इस बार भी खाली रह जाएगी। वो तो एप्लीकेशन आने के बाद पता लगेगी कि पोस्टों से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है, या पोस्टों से कम आ रही है, या बराबर सब बराबर आ रही है। अभी हम ये बात थोड़ी कह सकते हैं। जब एप्लीकेशन कॉल होके लास्ट डेट हो जाएगी, ये सिनेरियो तो तब हाँ, उत्पन्न सब होगा। सामने आएगा जी। ठीक है जी। सर क्लर्क भर्ती को 3 साल हो गए, वेटिंग वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट से पहले भी वेटिंग में थे, बाद में वेटिंग में है, तो अब तक कोई वेटिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा जी, बच्चे बार ये बार। केस अभी सब जुडिस है ना। जो बच्चे बाहर हो गए थे दूसरी, उसमें जब दूसरे हमने रिवाइज रिवाइज रिजल्ट डाला, तो लगभग 950 के करीब बच्चे बाहर हो गए थे। उन्होंने अपनी सर्विस पे स्टे लिया हुआ है। तो वेटिंग तो तब क्लियर होगी अगर वो बच्चे बाहर होंगे। तो उन्होंने तो बाहर होना ही है आज निकल, क्योंकि वो तो फेल हो गए हैं अब दूसरी लिस्ट में, रिवाइज रिजल्ट में, या नॉट एलिजिबल हो गए हैं। अभी तो मतलब ऑलरेडी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जी क्लर्क पोस्ट पे। नहीं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। लगभग वेटिंग भी तो इतनी थी जितने आज अपने स्टे लिए बैठे हैं। ठीक है, जो हटने थे हाँ जी, उन्होंने जब वो स्टे लिया हुआ हटेंगे है, तब वेटिंग लिस्ट वो अभी ड्यूटी कर रहे हैं जी। ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है जी। और स्पोर्ट्स पर्सन की ग्रुप डी की लिस्ट और लगेगी जी अभी? वो मतलब पहले वाली पेंडिंग पड़ी, आप पिछली बार भी कह रहे थे कि इसके ऊपर काम चल रहा है और करवाने वाले हैं। हमने 2-3 लेटर जो है सीएस को लिख दिए हैं, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक बार उन्होंने जवाब लिख के भेज दिया था कि स्पोर्ट्स कोटे के इतने बच्चे आप और भेज दो, वेटिंग में से उठा लो। तो फिर हमने लेटर लिखा कि आपने कुल काउंट करके भेज दिया कि 350 या 373 भेज दो। हमने बाइफरकेशन में चाहिए कि जनरल के कितने भेज दो, एससी के कितने भेज दो, बीसी के कितने भेजें, एक्स सर्विसमैन कितने भेजें, हैंडीकैप कितने भेजें। तो अभी तक वो लिस्ट नहीं है सरकार की तरफ से आई हमारे पास। पर ये अभी तक जो वेटिंग है, ये स्टैंड कर रही है। ये नहीं है कि अभी एक्सपायर सर नहीं। एक्सपायर नहीं हुई, और सरकार ने ये नहीं कहा कि इस चीज को भूल जाओ, अब हमने नई भर्ती करनी है। अभी ये एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है सर। सर जैसे सीट का फॉर्म जब पहली बार भरा गया, तो वो जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक भरा गया था। उसके बाद में कुछ लोगों की शादी हो गई, उन्होंने फैमिली आईडी अलग बनवा ली। पहले फॉर्म भरा था जिसमें पेरेंट्स भी साथ थे, अलग फैमिली आईडी थी, अब अलग हो गई सिंगल वाइफ की और हस्बैंड की। तो इस सिचुएशन में आगे कैसे क्या प्रोसेस होगा जिनको, कैसे उनका प्रोसेस चलेगा, कैसे आप चेकिंग करोगे उनकी? हम तो अपने कट ऑफ डेट का स्टेटस देख रहे हैं, उस हमारी कट ऑफ डेट में क्या स्टेटस था। नहीं, पहले तो वो माँ बाप की फैमिली आईडी में थे जी, लेकिन शादी होने के बाद उन मियाँ बीवी ने अलग बनवा ली फैमिली आईडी। फॉर्म तो माता पिता वाली फैमिली आईडी से भरा हुआ है ना, तो इससे फर्क क्या पड़ता है उसका। आप माता पिता वाले के हिसाब से ही उसको पूरा प्रोसेस करोगे। हाँ, उसको ये तो कह नहीं सकता कि मेरे माँ बाप सर्विस में थे और मैं नॉन जॉब का नंबर ले लूँ। अब हाँ, वो तो चाहे अलग उसमें होते हैं लिखा हुआ है कि माँ बाप सर्विस में, तो वो अलग भी रहते हो। ना। और सर मैंने आपको एक ग्रुप बताए थे 368 और 69, उसमें आपने एज कम कर रखी है 18 से, एक में 22 है, एक में 26 है। वे पोस्ट सिंपल एज की है। और जो प्रिजन डिपार्टमेंट की है, जेल विभाग की है, उसमें वार्डर और फीमेल वार्डर की है, उसमें एज आपने 18 से 42 कर रखी है। बच्चे कह रहे हैं कि ये बाई मिस्टेक है या ये रूल ही ऐसा है? आप बार बार राजेश जी ये कहते हो कि आपने कर रखी है,
और मैं बार बार ये कहता हूँ कि नहीं हम सर, नहीं कुछ भी करते, मिस्टेक जो क्लैरिटी डिपार्टमेंट मिस्टेक में हमारे पास भेजता है क्राइटेरिया या नॉर्म्स भेजता है, हम उसको कॉपी कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। पर आपने कहा कि 18 से 22 है उसमें, और उसका मेजरमेंट भी देख रहे हैं, फिजिकली भी देख रहे हैं उसमें। इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी पोस्टें हैं जिसमें हमने 18 से 42 लिख दिया, उनमें 18 से 27 या 18 से 30 या 18 से 26 निकलना चाहिए था, वो हम देखेंगे इन चीजों को। ठीक है जी। एक बच्चे ने सर डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी, उसी टाइम पे उसने रेगुलर आईटीआई कर ली सेम टाइम पे, अब वो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या वो वैलिड बच्चा है नो जी? वैलिड, कोई वैलिड नहीं है। वो एक तरह रूल से है सरकार के, भारत सरकार के, कि एक टाइम में आप एक ही कर सकते हो। अब सरकार ने जो है एक रूल निकाला है यूजीसी ने, कि अगर आप एक परमानेंट आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो एक आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अभी तक रूल लागू नहीं हुआ, तो पीछे तो जिसने किया वो नॉट एलिजिबल होगा, क्योंकि एक टाइम में आप एक ही कोर्स या एक ही डिग्री कर सकते हो। यानी कि उसको एक ही में बिल्कुल एक ही में। चलना चाहिए आगे जी। हाँ जी। ठीक है जी। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक की काउंट करी जाएगी? जैसे एक बच्चे ने सीईटी का फॉर्म भर दिया 10वीं बेस पे या +2 बेस पे, अब उसकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, अब आप ये 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, क्या वो पटवारी का फॉर्म भर पाएगा? सी क्लास के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, हम्म। उस टाइम आप सीटी को भूल जाइए, क्योंकि सीटी हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट था, ठीक है। और डी के लिए 10वीं और सी के लिए 12वीं करना अनिवार्य था। हाँ जी। और हमने सीटी का फॉर्म भरते टाइम उससे उसकी क्वालिफिकेशन मांगी ही नहीं थी, हमने सिर्फ जो हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी मिनिमम क्राइटेरिया। 10th या +2 उससे वो मांगी थी। अब वो सी क्लास के लिए जब फॉर्म भरेगा, अपने जितने भी उसके पास डिप्लोमे या हायर क्वालिफिकेशन है या उसकी पोस्ट के हिसाब से जो सूट करती है, तो अब अपलोड करेगा वो फॉर्म। अब लग जाएगी जो उसकी एक्स्ट्रा बिल्कुल लग क्वालिफिकेशन। जाएगी। और सर अगर वो +2 करके उसने सीटी दी थी, अब वो ग्रेजुएट हो गया है या बीटेक जो भी कर लिया उसने, तो अब हम अपनी डेट जो हमारी कट ऑफ डेट है फॉर्म भरने की, आखिरी तारीख, उस तक उसकी जो है मार्कशीट या डीएमसी जारी होनी चाहिए, हम तो उसको देखेंगे। ठीक है जी। सर कुछ बच्चे जैसे एज के बारे में पूछ रहे हैं, एज अब से काउंट करी जाएगी या सीईटी फॉर्म की लास्ट डेट थी वहां नहीं, से? अब से जैसे हरियाणा पुलिस की ना ना, भर्ती निकलती सीटी है। की क्या, सीटी तो 3 साल के वैलिड है। ये थोड़ी है कि जिसने 2023 में सीटी कर ले वो जाके 25 में कहेगी मेरी तो 22 में एज थी तो मैं ओवरेज नहीं हुआ। हम तो पोस्ट के अगेंस्ट जो यानी कि अब एज जो है वो पोस्ट देखेंगे। निकलेगी उस टाइम पे जो एज मांग रखी है वो पूरी होनी चाहिए कि बिल्कुल अब। बिल्कुल। तो सर जैसे कोरोना का टाइम था, पुलिस वाले बच्चे कह रहे हैं कि भर्ती तो हर साल 5,000 पदों पे आनी थी, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी थी, कोरोना के कारण नहीं आई, भर्ती पूरी नहीं हो पाई, तो क्या उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता ये है? पॉलिसी मैटर है, इस तरह के डिसीजन सरकार लेती है, ना कि एचएसएससी। आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो जी इस हाँ, तरह कोई के, प्रेजेंटेशन मेरे बच्चों की आएगी, तो जो आप भी मेरे फॉरवर्ड कर पास सकते रिक्वेस्ट आती है मैं सरकार को फॉरवर्ड करता हूँ। हो। अच्छा सर, ये 4 गुणा वाला रूल और क्वालीफाई के मामले बार बार कोर्ट केस भी चल रहा है, बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं, तो ये कुछ सुधार होने की उम्मीद है या नहीं इसमें? भाई 4 गुणा की नहीं, जगह। अभी तक तो हम जो सीटी का ड्राफ्ट है उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सर्विस रूल्स या जो भी ड्राफ्ट बनाया सरकार ने बनाया है, अभी तक 4 टाइम का है। आगे क्या होता है, सरकार ही कुछ अपना डिसीजन बदलती है या कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की जजमेंट आती है, ये अलग बातें हैं। पर अभी तक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये 4 टाइम ही है एज पर ड्राफ्ट ऑफ सीटी। सर जैसे आपने अभी एग्जाम ले लिया और कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट बाद में बोल देगी कि आपने एग्जाम कैसे ले लिया, अभी तो कोर्ट में प्रोसेस था, हम तो 10 गुना का रूल करने वाले थे, आपको नहीं, सजेस्ट करने कोर्ट वाले भी थे। अगर इस तरह का कोई डिसीजन देती है, तो वो अगर एग्जाम से पहले देती है तो लाभ तो उसका तभी है। हम्म। एग्जाम होने के बाद कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो उसका कोई लाभ थोड़ी हुआ। ओके जी, पहले मिल जाएगा तो आप चेंज कर सकते हो। पहले आए तो चेंज कर सकते हैं, सरकार चेंज करेगी, हम क्यों। ठीक है पार्टी जी। सरकार बनेगी इसमें, क्योंकि रूल उन्होंने निश्चित किया है ना। तो बिल्कुल जी। एचएसएससी ने तो रूल नहीं बनाए, तो सरकार पार्टी है, अब भी हम पार्टी नहीं है कोर्ट में। ठीक है जी। सर ग्रुप डी के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कितने पदों पे भर्ती होगी, एग्जाम कब होगा? गोली मत देना जी बस। ग्रुप डी के लिए अप्रैल में मान के चलो कि जिन्होंने बच्चे नहीं भर सके थे वो, और जिन्होंने भर दिया था 10,54,000 जो कॉमन कैंडिडेट थे सी में भी और डी में भी, उन्होंने कोई अपडेट करना है, लगभग अप्रैल में पोर्टल खुलेगा। और स्पष्ट करना चाहते हैं सरकार की भी, कैंडिडेट की भी और आयोग की भी ये इच्छा है कि हम पहले सी क्लास की पोस्टें भर लें और उसके बाद हम डी की भरें, क्योंकि कोई डी को छोड़ के सी में ना आए, वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमने 18,000 डी के लिए भरे थे और रह गए हमारे पास आज की डेट में 7 या 8,000 लोग सी में चले गए। तो हमारा प्रयास होगा कि हम सी की भर्ती पहले कर लें और डी की बाद में करें। इसलिए पोर्टल तो अगले महीने तक खुलेगा, मगर जो एग्जाम है वो जुलाई सितंबर तक होगा। इनके एग्जाम के बाद ही प्रोसेस जी करोगे जी उसके ऊपर, फॉर्म अभी भरवा लिए जाएंगे जी जी जी। अप्रैल के अंदर। सर एक डाइटिशियन की पोस्ट आई हुई है, उसमें क्वालिफिकेशन का मैटर बता रहे बच्चे, कुछ की गड़बड़ है। उसमें बता रहे कि आपने जो पढ़ाई मांग रखी है उसके लिए एलिजिबल योग्यता मांग रखी है, वो हरियाणा में कोई करवाता ही नहीं, ना यूनिवर्सिटी करवा रही, ना ही कोई कॉलेज करवा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, बच्चों की रिप्रेजेंटेशन से और व्हाट्सएप पे मैसेज, सोशल मीडिया पे हमारे संज्ञान में ये बात आई है, और आपने देखा होगा हमने कल ही उस बारे में एक कोरिजेंडम निकाल दिया है।
उसमें कुछ डाइटिशियन की स्पेलिंग में भी और कुछ क्वालिफिकेशन को भी लेके जो डिस्प्यूट था वो हमने कोरिजेंडम के माध्यम से क्लियर कर दिया है। और कुछ हमारे पोस्टों में जो हमारी SC BC की सीटें हमने ज़्यादा दिखा दी थी, वो जनरल की ज़्यादा थी ना कि SC BC की। ये दोनों तीनों कोरिजेंडम और ये जो कॉमन दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हाईलाइट आया था के, जी। ये हमने कोरिजेंडम करके क्लियर कर दिया है। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो बच्चे हमारे को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे कल ही हमारे पास कोचेज के जो कैंडिडेट वो आए थे, तो हमने उनकी गंभीरता से बात सुनी और जो कुछ उन्होंने कहा हमने उसको मान के अपने सिलेबस में चेंज कर दिया। कि उन्होंने कहा कि ये तो हम पढ़ते ही नहीं जब कोर्स करते हैं कोचेज के लिए। उनका सवाल ये थे कि आप गेम से संबंधित भी प्रश्न पूछिए, तो हमने उनको यहाँ समझाया कि हम कॉमन टेस्ट ले रहे हैं। अगर हम खो खो के खिलाड़ी से क्रिकेट के पूछें या उससे कबड्डी के पूछें या वॉलीबॉल के पूछें, तो ऐसा तो हम पार्टिकुलर गेम के तो नहीं पूछ सकते। मगर आपने कोर्स में क्या पढ़ा था और एक खिलाड़ी के लिए कॉमन क्या बातें हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी गेम का खिलाड़ी है, हम ज्यादातर प्रश्न वो पूछेंगे और वो संतुष्ट होके गए कि आपकी बात ठीक है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और पूछ रहे आप मेरे से तीरंदाजी का, तो वो संतुष्ट हुए। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी, आपने कोई बच्चों को संतुष्ट करने का कोई कोर्स वगैरह कर रखा है जी? आप जो भी यहाँ पे आता है उसको संतुष्ट करके ही भेजते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट भी नहीं होते, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या मेरे को कहते भी हैं लोग और जो मिलने आता है वो भी कह के जाता है कि चलो देखेंगे हाई कोर्ट में देखेंगे, ऐसा करके जाता है। शायद मेरे ही खिलाफ केस लड़ रहे हो, HSSC के खिलाफ ना लड़ रहे हो, पर चलो मैं सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम मेरे से सोल्व हो जाए, व्हाट्सएप से हो जाए, किसी मेरे से मिलने से हो जाए और उसकी जेन्युइन है। हम जेन्युइन को ही तो कर सकते हैं, अगर कोई गलत उसकी बात है तो उसको तो हम मान ही नहीं सकते। नहीं, यही अच्छी बात है जी आपके बारे में। मतलब हर बच्चा कहता है भाई वहां पे जाते हैं ना, कम से कम प्रॉब्लम सुनी तो जाती है हमारी। नहीं, सोल्व भी करते हैं अगर उसकी जेन्युइन समस्या है। चलो बहुत अच्छी बात। एक सर फार्मासिस्ट वैकेंसी का भी आपने मॉडिफिकेशन अभी जारी किया था लेटर, उसमें क्या चेंजमेंट किया है जी? वो बता रहे कि फार्मासिस्ट में कुछ डिप्लोमा वगैरह है, उसमें एडमिशन की डेट पहले वो वैलिड था, अब वो वैलिड नहीं होता जी, कुछ ऐसा कुछ किया था। मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा जी। और सर CET फॉर्म में नाम वगैरह की मिस्टेक थी, क्या अब जब आप फार्म भरवाओगे नाम अपने हिसाब से सही डाल सकता है, नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है। और यहीं तक नहीं, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएगा, एक एफिडेविट लेके आ जाए, तो हम उस टाइम भी उसको ठीक करेंगे उसको। ठीक है जी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब चेयरमैन साहब ने दिए हैं और इतने सवाल हो गए होंगे शायद चेयरमैन साहब थक गए होंगे जवाब देते देते। अभी सर को बहुत ज्यादा मतलब बिजी थे, मैंने मुश्किल से बोला सर मैं एक बार टाइम दे दो, और एक बार टाइम लेने के बाद तो मैं छोड़ दिया करता। सर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि आप इतनी भर्तियां करने वाले हो अभी 2-4 महीनों में, तो बच्चे गलत राह पे ना जाए, कुछ आपका संदेश किस तरीके से भाई फोकस करें अपने काम पे जिससे उनकी नौकरी निश्चित हो? हरियाणा के बच्चे जो हैं, पूरे हमने देश में देखा है कि वो सरकारी नौकरीकर्ता को प्राथमिकता देते हैं। तो अभी हमने 32,000 लगभग पोस्टें C की निकाली हैं, 6,000 हम पुलिस की निकालने वाले हैं और D की निकालने वाले हैं। इस तरह से लगभग हम 60-62,000 पोस्टें जो हैं वो लगभग जनवरी 24 तक भरने वाले हैं। तो बच्चों से मेरा अनुरोध ये है कि अगर वो सरकारी सर्विस पे आना चाहते हैं तो वो अपने पोस्ट के हिसाब से अभी तैयारी करें, और अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो वो अपना कोई छोटा मोटा धंधा और देख लें, मगर इफ एंड बट से सरकारी नौकरी में एंट्री का प्रयास मत करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं और अब तो उसकी योग्यता ही उसके काम आएगी। जैसा किसी ने कहा है कि आंधियां ही करेंगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही जलेगा। चलो आज तो वैसे गैस चूल्हे आएंगे जी, दूसरे लाइन पे पाएंगे चलो, सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जिसमें दम होगा वो नौकरी ले पाएगा। और यदि आपकी और कंफ्यूजन है तो आप चेयरमैन साहब से कभी पूछ सकते हैं। कॉल पे मैंने यहाँ पे देखा कि 5-7 कॉल आई है बच्चों की, डायरेक्ट बात करें। और शायद किसी भी डिपार्टमेंट में आपको ऐसा चेयरमैन नहीं मिलेगा जो खुद बच्चों की प्रॉब्लम सुन रहा है और उनको सोल्व भी कर रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। धन्यवाद।